नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को ईपीएफओ वेतन सीमा संशोधन पर 4 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नए किसानों को अनुदान देने का किया फैसला। 36,375 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगी सहायता। प्रदेश में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और उपभोक्ता सेवाओं की निगरानी अब मुख्यमंत्री सचिवालय करेगा। और सर्द पछुआ हवा ने बढ़ाई ठिठुरन। मौसम विभाग ने कहा, अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट हो सकती है। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को कर्मचारी भविष्य निधि योजना ईपीएफएस के तहत वेतन सीमा में संशोधन पर 4 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। पिछले 11 वर्षों से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और अतुल एस चंदोरकर की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। याचिका में कहा गया था कि वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं होने के कारण श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग ईपीएफओ के दायरे से बाहर रह गया है। ईपीएफएस एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिवक्ता प्रणव सचदेवा और नेहा राठी द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया कि प्रतिमाह 15,000 रूपए की मौजूदा वेतन सीमा मनमानी और तर्कहीन है और विशेषज्ञ निकायों तथा संसदीय समितियों की बार-बार की सिफारिशों के बावजूद इसका मुद्रास्फीति, न्यूनतम मजदूरी या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। कृषि विभाग मखाना की खेती करने के लिए नए किसानों को अनुदान देगा। विभाग के अनुसार यह योजना कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी समेत राज्य के 16 जिलों के किसानों के लिए लाई गई है। योजना के अंतर्गत पहले वर्ष के लिए 36,375 रुपए की राशि प्रति हेक्टेयर की दर से दी जाएगी, जिसमें पहले बीज की राशि और बाद में पौधारोपण के लिए राशि दी जाएगी। एक किसान को न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ की खेती पर अनुदान मिलेगा। राज्य के किसानों के निबंधन के लिए आज से 9 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत किसानों का निबंधन कराया जा रहा है। इसमें भूमि संबंधी विवरण को आधार से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि निबंधन के बाद किसानों को कृषि विभाग की केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि 14 जनवरी के बाद से जिला और अंचलवार विभागीय कार्यों की समीक्षा होगी। भागलपुर में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए सीएससी सेंटर खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जन कल्याण संवाद के दौरान प्राप्त आवेदनों को डिजिटल पोर्टल पर दर्ज कर उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। सीएससी सेंटर को हमने खुलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि अंचल कार्यालय के निकट ही सीएससी सेंटर खुलेगा। ऑनलाइन का प्रॉब्लम हमारे बिहार के ग्रामीण भोले भाले लोगों को कोई बरगला नहीं सके और उसको वो मदद और सहयोग करेगा। ये भी ताकि सोच समय ये काम का निष्पादन हो सके। 14 जनवरी के बाद जिलावार एवं अंचलवार गहनता मासिक समीक्षा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की पटना शाखा ने कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तत्कालीन उप महाप्रबंधक प्रभांशु शेखर की लगभग 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 से 2022 के दौरान प्रभांशु शेखर ने अपने और अपने परिवार के नाम पर लगभग 4 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस योजना के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने की नीतिगत पहलों के परिणाम स्वरूप फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार
एनबीएस मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने, फसल उत्पादकता बढ़ाने तथा दीर्घकालिक कृषि स्थायित्व सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस तंत्र का शुभारंभ किया था। इस विशेष श्रृंखला में आज मिशन अमृत सरोवर पर नजर डालते हैं। इसका उद्देश्य है देश में जलाशयों का निर्माण करना और उन्हें पुनर्जीवित करना। एक रिपोर्ट। मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत साल 2022 में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण और पुराने तालाबों का पुनर्जीवन करना था। हर अमृत सरोवर कम से कम 1 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ और लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर पानी जमा करने की क्षमता होती है। प्रगति के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मिशन अमृत सरोवर की नियमित समीक्षा की गई। इस डिजिटल मंच पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ जुड़े ताकि जमीन की उपलब्धता, विभागों के बीच समन्वय और फंड जारी करने जैसी समस्याओं का तेजी से समाधान हो सके। ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त सचिव रोहिणी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रगति के माध्यम से की गई समीक्षा से सभी मंत्रालयों के बीच तालमेल मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री जी हमेशा समग्र सरकार, रूल ऑफ नेशन की बात करते हैं। उस हिसाब से 50,000 से भी ऊपर जाके 68,000 से ज्यादा अमृत सरोवर जो है बनाए गए पूरे देश में। और अब यह अमृत सरोवर जो है उनकी प्रगति मीटिंग के माध्यम से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसकी समीक्षा करते हैं तो उससे और भी ज्यादा समन्वय जो है सबके बीच में बढ़ जाता है। इस योजना के तहत 15 अगस्त 2023 तक कुल 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्रगति की निगरानी के बाद काम में तेजी आई और अब तक देश भर में 68,800 से अधिक अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। इन जलाशयों के पास 23 लाख से अधिक पेड़ भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री की प्रगति समीक्षा का ही परिणाम है कि अमृत सरोवर आज जल संकट से निपटने का प्रभावी समाधान बन गया है और सिंचाई को नया आधार मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री सचिवालय राज्य में बिजली की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं की सीधे निगरानी करेगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अनुसार आयोग तय समय सीमा के अंदर नए कनेक्शन देने, बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों के निवारण समेत अन्य सुविधाओं की जानकारी ऑनलाइन डैशबोर्ड पर लगातार ट्रैक करेगा। लापरवाही साबित होने के बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर आयोग के पटना कार्यालय में आज आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिजली आपूर्ति, बिजली दर और अन्य संबंधित विषयों पर लोग अपनी शिकायत और सुझाव दर्ज करा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। सर्द पछुआ हवा के चलते पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के 30 जिलों में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट हो सकती है। इधर आज सुबह कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। ग्रामीण इलाकों में घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। राज्य के उत्तर और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पश्चिम भागों के अनेक स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है। राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अरिया, किशनगंज, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी एवं नवादा जिलों के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों में मध्यम से घना स्तर का कोहरा छाए होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान 5.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गयाजी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इधर पटना और आसपास के इलाकों में आज सुबह अच्छी धूप खिलने से लोगों को ठिठुरन से थोड़ी राहत मिली है। विशेष निगरानी इकाई ने शिवहर जिले के पुरनहिया अंचल के राजस्व कर्मी रामप्रीत महतो को 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। इकाई के एडीजी पंकज दराद ने बताया कि गिरफ्तार कर्मचारी जमाबंदी में नाम बदलने के लिए पैसे की मांग कर रहा था।
इधर पटना उच्च न्यायालय ने रिश्वतखोरी के मामले में सजा याफ्ता आयकर विभाग के तत्कालीन टैक्स असिस्टेंट राम नारायण सिंह की अपील को खारिज कर दिया है। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने पटना आरा रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने संरक्षित रेल परिचालन के लिए अधिकारियों को हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने आरा जंक्शन पर स्टेशन पुनर्विकास कार्यों की भी समीक्षा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण कुमार और रितेश कुमार को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा के बाद राष्ट्रपति ने दोनों अधिवक्ताओं के नाम को स्वीकृति दी है। इन दोनों अधिवक्ताओं का नाम कोलेजियम सिस्टम के तहत भेजा गया था। कैमूर जिले के करमचट डैम के पास एडवेंचर टूरिज्म साहसिक पर्यटन का विकास किया जाएगा। पर्यटन विभाग के सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने बताया कि इसकी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। जल्द ही लोगों को इस पर्यटन का अनुभव मिलने लगेगा। और अब खेल की खबरें। विजय हजारे ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का फाइनल मुकाबला आज बिहार और मणिपुर के बीच खेला जाएगा। रांची के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में जीत बिहार का स्थान एलीट ग्रुप में पक्का करेगी। बिहार सीनियर टीम के मैनेजर नंदन सिंह ने बताया कि बीसीसीआई ने इस सत्र से पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी में प्लेट ग्रुप का प्रारूप तय किया है। पटना के सागर कुमार और समस्तीपुर के संदीप कुमार को भारतीय सीनियर पुरुष कबड्डी टीम के शिविर के लिए चुन लिया गया है। 5 जनवरी से बेंगलुरु में शिविर की शुरुआत होगी। नेपाल के विराटनगर में संपन्न 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय बॉल बैडमिंटन टीम ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में नेपाल को पराजित कर दिया। भारतीय टीम ने सीरीज 3-0 से जीत ली है। पटना जिले में विभिन्न विभागों में पदस्थापित 25 अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि अनियमितता के मामले में 118 मामलों में लापरवाही बरतने के आरोप में आर्थिक दंड भी लगाया गया है। राजधानी पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के कंकड़बाग इलाके से पुलिस ने शराब बेचने और पीने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, ट्रंप ने भारत पर और टैरिफ ठोकने की धमकी दोहराई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस से तेल खरीद जारी रखने पर एतराज जताया। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, हिंदू संपादक की सिर में गोली मारकर हत्या। प्रभात खबर लिखता है, लालू को हाईकोर्ट से राहत नहीं, सीबीआई को नोटिस। दैनिक भास्कर की विशेष रिपोर्ट है, झारखंड में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बिहार में ऑनलाइन एग्जाम कराने का ठेका। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को ईपीएफओ वेतन सीमा संशोधन पर 4 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नए किसानों को अनुदान देने का फैसला किया। 36,375 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगी सहायता। प्रदेश में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और उपभोक्ता सेवाओं की निगरानी अब मुख्यमंत्री सचिवालय करेगा। और सर्द पछुआ हवा ने बढ़ाई ठिठुरन। मौसम विभाग ने कहा, अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।